नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CIT NCERT द्वारा प्रसारित लाइव इंटरैक्टिव सत्र में। आप हमें देख रहे हैं ई-विद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं सृजन राजपूत हूँ। कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये सोशल साइंस का सत्र है और हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज पर। जी हाँ बच्चों, पानी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पानी को हमें सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमारा ये एक नेचुरल रिसोर्स है, बट ये हमारे पास एक लिमिटेड मात्रा में ही है, एक सीमित मात्रा में हमारे पास पीने योग्य पानी है। और कैसे हम आज के टाइम की बात करें तो हमारे वाटर रिसोर्सेज को लेकर वो कैसे हमारे पास अब कम होते जा रहे हैं या फिर हम उसका अननेसेसरी प्रयोग कर रहे हैं, कैसे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे पानी से जुड़ी और चीज़ों के बारे में हमें जागरूकता होनी चाहिए। ये हमारा आज का विषय है, क्या लर्निंग आउटकम्स हैं और कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं, इस पर भी अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। यदि आप भी हमारे सत्र से जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नोट कीजिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये नंबर है 8800440559। आप अपने प्रश्न हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए हमारी मेल ID dts.class10@ciet.nic.in। मिलते हैं हम अपने अतिथि से जो हमें इस बारे में बताएंगी। आइए मिलते हैं मैम स्नेह गंगवार से। मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ विमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो मैम, जब हम इस विषय को पढ़ते हैं, टॉपिक को देखते हैं वाटर रिसोर्सेज, तो क्या पहले तो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, आज हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, और फिर वाटर रिसोर्सेज क्यों कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या सिखाने का प्रयास किया जाता है? बेसिकली आज के सत्र में हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्स क्या है, और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्स तो सबको पता है कि हमारे पास बहुत है, लेकिन उसकी कमी क्यों होती जा रही है, स्कार्सिटी क्यों होती जा रही है, और स्कार्सिटी के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि उसको कंजर्व कैसे किया जाता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। और मुझे लगता है कि कक्षा 10 में इसको इसीलिए रखा गया है क्योंकि उस समय तक जो बच्चा है वो इस लायक हो जाता है, वो समझ सकता है चीज़ों को कि वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस जेम है जिसको कि हमें कंजर्व करना और मैनेज करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जी, सो मैम चलते हैं, और आपके विषय, आपने PPT बनाई है इस विषय को बच्चों को बताने के लिए, उसके माध्यम से अपने विषय को जानने का प्रयास करते हैं। सो आपने स्कार्सिटी का भी जो है डिस्कस किया है और हम वाटर पोल्यूशन भी सुनते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो नीली नज़र आती है ड्यू टू वाटर। सो इसकी क्या वजह है? अगर मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूँगी, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें 97% जो है हमारा अर्थ जो है वो वाटर से घिरा हुआ है। अगर हम ऊपर से देखें, इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओशियन से घिरा हुआ है। तो 97% ओशियंस हैं, लेकिन उसमें से पीने योग्य जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ 3% ही हमारे पास है। तो इसीलिए कहा जाता है 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर विद वाटर, बट ओनली very limited amount, only 3% is fresh water, which is available in the form of glaciers, rivers and ponds. Okay, and the third line you mentioned here, water is a renewable resources. So yes, रिन्यूएबल का मतलब है कि जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, हर साल जो रिन्यू होता है। तो अगर हम देखें नेक्स्ट डायग्राम में, यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात हुई है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम ओशन देख रहे हैं जहाँ से हर साल इवेपोरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है, और अगेन जो वाटर है यानी फ्रेश वाटर जो है वो रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में आ जाता है। तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो कि हर साल होता है, और हमारा जो फ्रेश वाटर है वो जो हमारा फ्रेश वाटर है वो हमेशा रिन्यू होता रहता है। जी, आगे मैम आपसे वाटर साइकिल के बाद जानना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम को। हाँ, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इससे हमें पता चलता है कि क्या क्या यूजेस हैं हमारे वाटर जो है हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, हमें इसे क्यों कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, फ्लोरा नहीं है, फौना नहीं है जिसको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इरिगेशन, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, ड्रॉट मिटिगेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, अर्बन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल, हर पर्पस के लिए आपको वाटर की ज़रूरत है।
तो इसीलिए इसको कंजर्व करना और इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। जी मैम, हम अपने आसपास के शहरों में भी देखते हैं या फिर राजस्थान जैसे शहर की भी बात करें तो दिखाया जाता है महिलाएं दूर दराज क्षेत्रों से पानी भरकर अपने घरों के लिए लेकर आती हैं, तो डेफिनेटली ये पानी की कमी को ही तो दिखाता है। और फिर वहीं हम कई क्षेत्रों में ऐसे देखते हैं कि वहाँ पर बहुत पानी है और वहाँ पर पानी बर्बाद भी किया जाता है। तो इस पर भी ज़रूर बताएं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगी। अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नागालैंड, मेघालय, असम की बात करें, तो वहाँ पे कुछ ही वक्त में बहुत सारा रेनफॉल होता है जिसकी वजह से फ्लड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहाँ पे बहुत सारा पानी है, लेकिन क्योंकि वो फ्लड के फॉर्म में है और हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो जो मेरी फर्स्ट लाइन है इसमें दिख रहा है आपको, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। वो हमारे किसी पर्पज़ का नहीं है, हमारे लिए कब किसी यूटिलाइजेशन का नहीं है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न इंडिया की तरफ जाएं, जहाँ पे है राजस्थान जैसे स्टेट्स हमारे, वहाँ पे क्या है, वर्षा जो है उसकी बहुत कमी है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की स्कार्सिटी रहती है। तो ये दो अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन दोनों में रेनफॉल जो है वो अलग मात्रा में आता है, लेकिन वाटर स्कार्सिटी दोनों ही जगह पे है। जी मैम, स्कार्सिटी को हम और कैसे समझ सकते हैं? स्कार्सिटी को हम देख सकते हैं कि जो स्कार्सिटी है उसके दो कारक हैं। एक है क्वांटिटेटिव कारक और एक है क्वालिटेटिव कारक। क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव का मतलब है कि क्वांटिटी कम हो रही है, मीन्स कि जैसे जैसे आप, जैसे मैंने पहली उसमें स्लाइड में आपको दिखाया था कि पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन फ्रेश वाटर बहुत लिमिटेड है, विच मीन्स कि क्वांटिटी इज़ वेरी लेस। ठीक है। और क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि वाटर जितना भी हमारे पास है वो भी कभी कभी हम उसे पॉल्यूट कर देते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स की वजह से पॉल्यूशन कर देते हैं, जिसके लिए वो हमें उसे हम यूटिलाइज नहीं कर पाते प्रॉपरली। जी, अब इस जो स्लाइड है इसमें हम वो जो इश्यूज़ हैं उनको देख सकते हैं ध्यान से, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है हमारे भारत की पॉपुलेशन, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही वाटर की डिमांड बढ़ती जाएगी, विच मीन्स कि अगेन वाटर स्कार्सिटी जो है वो बढ़ेगी। सेकंड जो है, हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज का इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। पहले हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे, यानी अपने भारत भरण पोषण के लिए करते थे। अब हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, जो इसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें, उसके लिए हमें बहुत वाटर की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड जो है, हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और सबसे ऊपर जो है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है वो जो है वो बदलता जा रहा है। जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने ग्राउंड वाटर लेवल की बात की, तो मैंने अभी आए दिन इन अखबारों में हम पढ़ते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या किया जा सकता है? ग्राउंड वाटर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम उसे रिचार्ज कर पाएँ, रिचार्ज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और हम कुछ पॉन्ड्स बनाएं, कंस्ट्रक्शन कम करें, कुछ ओपन स्पेसेस छोड़ें जहां जिसके थ्रू जो है वाटर सीपेज हो सके और नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। अगर हम पहले हम क्या करते थे कि जो हमारा वाटर रिसोर्सेज हैं, जो रिवर्स हैं, हम उनको मल्टीपर्पज़ जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू भी कंजर्व करने की कोशिश करते थे। जैसे कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट बनाया गया, हीराकुंड डैम बनाया गया, तो ये बहुत सारे जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए गए, जिसके थ्रू जो है वाटर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, फूड सिक्योरिटी मिल सके, एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉपर्ली हो पाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाए। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको बनाया गया, बट इन सब के कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि एक तो जो नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर है वो हम रोक देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, हम जो वाटर है उसको चैनलाइज कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो प्लांट्स हैं, जो फिशरीज हैं, वो जो है वो माइग्रेट नहीं कर पाती। तीसरा जो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल वहाँ पे होता है। चौथा जो है वहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी पहले हम कोई और खेती करते थे किसी जगह पे, लेकिन अब पानी आ गया है तो अब हम हर तरीके की खेती करने लगे हैं। जिन जगह पे पहले राइस नहीं होता था, पानी आने की वजह से वहाँ पे भी अब राइस होने लगा है, तो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं जो रिसोर्सेज हैं उनका।
जी बिल्कुल। मैम, आपने कहा कि डैम जो है वो मल्टीपर्पसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा कि उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक्स में क्या, जैसे कि आपने बताया कि जहाँ पर खेती के लिहाज से देखा जाए तो जहाँ पर पहले पानी नहीं था वहाँ पानी आ जाता है डैम्स की वजह से, तो वहाँ पर खेती का पैटर्न चेंज हो जाता है। लेकिन डैम को बनाने के लिए एक बिग अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए होता है हमें। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ डैम्स। बिल्कुल, वहाँ के जो लोकल ट्राइब हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है वहाँ से, वहाँ की जो फॉरेस्ट है, फ्लोरा है, उसको वहाँ से हटाया जाता है। बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स होती हैं जिनको वहाँ से हटा दिया जाता है। बहुत सारा लॉस ऑफ लाइवलीहुड, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी जो है वो वहाँ से लॉस किया जाता है। जी मैम, वाटर पोल्यूशन पर भी आप हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को ज़रूर बताएं। हाँ, वाटर पोल्यूशन जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर स्कार्सिटी जो हो रही है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वाटर पोल्यूशन भी है। हम अर्बनाइजेशन की वजह से और एग्रीकल्चर में जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो वाटर है पोल्यूटेड है। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे आप देखेंगे कि जो पानी है उसकी क्वालिटी डे बाय डे डिग्रेड हो रही है। पहले आपको जो वाटर है आपको रिवर्स में मिलता था, फ्रेश वाटर, आप वहाँ से ड्रिंक कर लेते थे, बट आज आपको आरओ की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको क्लीन करके पानी देता है और जिसको आप यूटिलाइज़ करते हैं। जी बिल्कुल मैम, आपने ठीक कहा, पानी जो है हमारे पास है तो बहुत सारा, लेकिन कितना पीने योग्य है, कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिहाज से हम वाटर पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। और क्योंकि ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, आपकी जागरूकता के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी चैप्टर में इसको, आपकी टेक्स्ट बुक्स में से बताया गया है, तो आप इसको स्टडी कर कीजिए और अपने प्रश्न, जैसे कि मैंने बताया, विभिन्न माध्यमों से आप हमें भेज सकते हैं। आइए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जी, अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाटर स्कैर्सिटी बहुत कम है, मतलब पानी की जो कमी है वो बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला था, वो है रिवर प्रोजेक्ट्स। लेकिन रिवर प्रोजेक्ट्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे अच्छा जो तरीका है जो आज की डेट में हम जिस पे ध्यान देते हैं वो है वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो भी नेचुरल पानी है जो रेन्स के टाइम पे हमें मिलता है, हम उसको स्टोर करें और हार्वेस्ट करें और अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करें, जिसको सिंपल जो शब्दों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। जी मैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर आप हमारे व्यूअर्स को ये जो एक पैटर्न है ये किस तरह से काम करता है, कैसे इसे बनाया जा सकता है, इस पर ज़रूर बताएं। हाँ, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाती हूँ। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक घर है और इसमें अलग अलग पाइप्स लगे हुए हैं। तो एक कलेक्शन एरिया है, जो भी रेन वाटर आएगा वो आपकी छत पे गिरेगा, छत के थ्रू वो पाइप्स के थ्रू टैंक में जाएगा, और एक दूसरा चैनल है जिसको ग्लटर कलेक्शन एरिया बताया गया है, उस छत से वो रिचार्ज फैसिलिटी जो ग्राउंड वाटर है वहाँ जाएगा। तो इससे दो पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। एक पर्पस ये है कि आपके टैंक में वाटर फिल हो रहा है, आप इसको बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो पर्पस है वो ये है कि आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप आने वाले टाइम में कभी भी किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर को वैसे भी सबसे फ्रेश वाटर माना जाता है। जी, सो मैम, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमारे जो पहले टाइम की बात करें तो वो ये कैसे होता था? पहले तो सब जगह पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो तब तो ये वाटर लेवल जो है अपने आप रिचार्ज हो जाता होगा। हाँ हाँ, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देती हूँ। एंशियंट टाइम से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर हम हिल्स की बात करें तो हिल्स में गुल्स एंड कुल्स बनाए जाते थे। गुल्स यानी छोटे छोटे पॉन्ड होते थे और कुल्स होते थे छोटी छोटी चैनल्स, जिनके थ्रू उस पानी को अपने एग्रीकल्चर फार्म तक या अपने घर तक पहुंचाया जाता था। जी। अगर आपने सुना होगा तो राजस्थान में जोहर्स बनाए जाते थे। जोहर एक बहुत बड़ा पॉन्ड होता था जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता था और अलग अलग जो पर्पसेस हैं उनके लिए यूटिलाइज किया जाता था। अगर हम आगे बढ़े नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो वहाँ पे बैम्बो को यूज़ किया जाता है। बैम्बो जो है उसको काटा जाता है और पानी उसमें स्टोर किया जाता है और अपने घरों तक या अपने अलग अलग पर्पसेस जहाँ पे हैं उनको उसका पाइप बना के उनको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रेन वाटर को पहले से ही हार्वेस्ट किया जा रहा है।
जी बिल्कुल। तो यानी हमारे पूर्वज भी इस बारे में जागरूक थे कि हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, इसे सेव करना चाहिए। हमारा जो पीने योग्य पानी है हमारे पास एक लिमिटेड मात्रा में है। तो इस पर मैम हमारे पूर्वज तो जागरूक थे ही, लेकिन हमारे बच्चे आगे कैसे इस पर जागरूकता फैला सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे व्यूअर्स के द्वारा, इस पर ज़रूर बताएं। आजकल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो घर पे भी आप कर सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा पॉन्ड बना के, जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया कि आप एक छत पे एक छोटा सा पॉन्ड बना के और वहाँ पे रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि अपने आसपास का जो एरिया है या पार्क है, कोई भी एक एरिया है, वहाँ पे एक गड्ढा खोद सकते हैं। तो जो भी पानी है वहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा। जी बिल्कुल मैम, इस विषय पर हमारे बच्चों को और बताते रहें। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो, और मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अभी तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल देती हूँ। वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे 200 घर हैं। 200 घरों ने अपने घरों की छत पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया हुआ है और वो हर साल उसमें पानी अपना सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसको वो अलग अलग चीज़ों के लिए, अपने डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं, अपने घर के जो काम हैं, बाहर के जो छोटे मोटे काम है, कैटल्स के लिए जो पानी का यूटिलाइजेशन होता है, उसमें उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो गवर्नमेंट के जो टैपिंग सिस्टम है उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। जी हम वाटर रिसोर्सेज पर बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि डैम्स जो है हमारे बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इसके अलावा जानते हैं कि जो फेमस डैम्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और उनके क्या पर्पसेस थे जब इसे बनाया गया। बच्चों, जनरल नॉलेज के लिहाज से भी ये एक अच्छा पॉइंट है, इसे आपको जानना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे डैम्स बनाए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया, 2 जो मेजर डैम्स बनाए गए थे, वो एक था भांगड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो कि सतलुज बेसिन पे बनाया गया था, जिसका मेजर जो काम था वो था हाइड्रो पावर और इरिगेशन पर्पस। दूसरा जो डैम है वो हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट था, जिसको वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। उस एरिया में फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते थे, तो पानी को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो हम वाटर को कंट्रोल कर देते हैं और वो रिजर्वॉयर के फॉर्म में सेव रहता है। तो इस पर्पस के लिए उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे बनाया गया था। जी महानदी बेसिन पे। मैम, रेस्ट ऑफ द कंटेंट प्लीज़। उसके आगे अगर हम बात करें तो मैं आपको बताती हूँ कि पुराने समय में भी बहुत सारे डैम्स या बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए गए थे। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो 1st सेंचुरी BC में, मतलब इतने समय पहले, इलाहाबाद में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाया गया था, जिसका जो मेन पर्पस था वो था फ्लड वाटर को स्टोर करना, जो कि रिवर गंगा पे बनाया गया था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डैम्स बनाए, बहुत सारी लेक्स बनाई, इरिगेशन सिस्टम्स बनाए, जो कि एक्सटेंसिवली बनाए गए और इनका मेन पर्पस जो था वो था कंजर्व करना वाटर को। अगर आप अलग अलग स्टेट्स में देखें तो कलिंगा में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में बहुत सारे एविडेंसेस आपको मिलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे पॉन्ड्स बने हैं, कैनाल्स बने हैं, वाटर स्टोरेज यूनिट्स बने हैं, जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता था। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो भोपाल लेक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। भोपाल लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको वाटर स्टोरेज के पर्पज़ से बनाया गया था और ये अपने टाइम की बहुत ही बड़ी लेक है, और जो कि 11th सेंचुरी में बनी थी। उसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में हौज खास में भी एक वाटर स्टोरेज यूनिट है जिसको बनाया गया था सिरी फोर्ट जो एरिया है वहाँ का वाटर सप्लाई करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। और अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो डैम्स को कहते थे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया उसको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि डैम्स जो है जहाँ पे भी बनाए जाते हैं उस एरिया में वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ की सोशल लाइफ और वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो हमारे इंडिया के लिए डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि हम वाटर जो है, जो कि हमारा रिवर्स के थ्रू आ रहा है और डायरेक्टली ओशन में बह के चला जाता है, तो उसके माध्यम से हम उसे स्टोर कर सकें।
जी, बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इज़ कॉल्ड डैम। तो डैम्स की कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी हमने जाने, लेकिन वाटर रिसोर्स की बात करें तो पानी जो है एक अमूल्य संसाधन है और कहा भी जाता है जल ही जीवन है। तो बच्चों, हम आने वाले समय का भविष्य हैं, इसलिए हमें भी इस लिहाज से पानी को बचाने के लिए जो ज़रूरी कदम है वो उठाने चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं मैम स्नेही गंगवार का, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ विमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सत्र ऑनलाइन ट्रेनिंग सत्र है। 4 से 5 बजे का समय रहेगा। चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 पर इसे प्रसारित किया जाएगा। डे 5 है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। विषय गार्डिंग योर प्राइवेसी प्रूवन साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस। 5 बजे सहयोग सत्र में बात होगी कल्टिवेटिंग इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। तो वहीं 5:30 बजे 5:30 से 6:15 तक चैनल नंबर 6 एंड चैनल नंबर 6, 9 एंड 11 पर प्रसारित होगा हमारा नीपा सत्र लीडिंग स्कूल क्लब्स फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल इन कर्नाटका। हम आपको अपने ई कंटेंट कंपटीशन के बारे में भी बताना चाहेंगे। हाल फिलहाल में डेट एक्सटेंड हुई है, तो वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है। यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, छात्र हैं या फिर स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए आप विजिट करें CIET की वेबसाइट को। ये वेबसाइट है www.ciet.ncert.gov.in, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है। आप जल्द से जल्द अपनी प्रविष्टियां हमें भेज दें और हमें उम्मीद है कि आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा होगा। बेस्ट विशेस फॉर यू। मैं सृजन राजपूत इस सत्र से आप सभी से चाहूँगी अनुमति। नमस्कार।